हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेज बूंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं दारा सिंह गुजर। अपना टॉपिक चल रहा था दोस्तों सिंधु सभ्यता, और सिंधु सभ्यता में हमने सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों की जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी दोस्तों। उसके बाद में हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखेंगे दोस्तों सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का राजनीतिक जीवन कैसा था, सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था, और सिंधु सभ्यता के अंदर धार्मिक जीवन कैसा था। और उसके बाद में हमें सिंधु सभ्यता के अंदर जो नगर नियोजन की विशेषता है उनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज हमारी जो क्लास है वो एक मैराथन क्लास के बराबर आप मान लो कि आज हमें सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में पूर्ण रूप से आज हम अध्ययन करेंगे। हाँ तो दोस्तों देखिए, आज हमें सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हाँ तो सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। हाँ तो दोस्तों देखो, सिंधु सभ्यता की जो विशेषता है, विशेषता के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था, या हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के अंदर नगरों की व्यवस्था कैसी थी, नगरों की प्लानिंग कैसी थी, उसके बारे में हमें देखते हैं। हाँ तो देखो दोस्तों, सिंधु सभ्यता में जो नगर नियोजन की पहली विशेषता है आपकी नगर नियोजन। कौन सी है दोस्तों? नगर नियोजन। नगर नियोजन सिंधु सभ्यता की जो विशेषता है नगर नियोजन, उसमें दोस्तों यह सिंधु सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता मानी जाती है। कौन सी दोस्तों? नगर नियोजन। अब नगर नियोजन के अंदर हम दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे सड़क, कि नगर नियोजन के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों सड़क, कि सिंधु सभ्यता में सड़कें कैसी थी, उसके बारे में हमें जानेंगे। हाँ तो देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। कौन सी पद्धति दोस्तों? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति पर सिंधु सभ्यता की सड़कें आधारित थी। जो ग्रिड पद्धति होती है दोस्तों वो ऐसी होती है, ऐसी, यानी कि सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी वो ग्रिड पद्धति पर आधारित है, और सिंधु सभ्यता की सभी सड़कें आपस में समकोण पर काटती है। कैसे काटती है दोस्तों? सिंधु सभ्यता की जो सड़कें हैं समकोण पर काटती है, आपस में समकोण पर काटती है। यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता की सड़कें ग्रिड पद्धति पर आधारित है, और सिंधु सभ्यता के प्रत्येक नगरों की सड़कें समकोण पर आपस में काटती है। सभी सड़कें आपस में समकोण पर काटती है, ऐसे। हाँ तो दोस्तों देखिए, हम देख रहे थे सिंधु सभ्यता की सड़कें, और सड़कें में हमने देखा कि सिंधु सभ्यता की जो सड़कें होती थी वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, और उसके बाद में सिंधु सभ्यता की सभी सड़कें या प्रत्येक नगर से हमें उत्खनन में प्राप्त हुई है वो सभी सड़कें समकोण पर काटती थी। हाँ तो दोस्तों आगे और देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के अंदर हमें प्रत्येक नगर से जो भी सड़कों की उत्खनन में जो अवशेष या जानकारी प्राप्त होती है वो ऐसा माना जाता है कि सभी कच्ची ईंटों से सड़कें बनाई जाती थी। ये ध्यान रखना दोस्तों कि सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी वो कच्ची ईंटों से बनाई जाती थी। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके बाद में हमने सड़क देख ली नगर नियोजन के अंदर, और सड़क के बाद में हम देखेंगे दोस्तों नगर, कि सिंधु सभ्यता के जो नगर थे उनकी अवस्थिति कैसी थी, उसके बारे में हम देखेंगे। हाँ तो देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के जो नगर है वो दो भागों में बटे हुए थे, पहला पूर्वी भाग और दूसरा पश्चिमी भाग। लेकिन सिंधु सभ्यता का एक नगर ऐसा है, हमने कल भी चर्चा की थी, कल की क्लास के अंदर भी दोस्तों, तो मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता का नगर एक है धोलावीरा। धोलावीरा सिंधु सभ्यता का ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखिए, सिंधु सभ्यता के जो नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे। यहां ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हो गया आपका पूर्वी भाग, और ये हो गया दोस्तों आपका पश्चिमी भाग, हो गया ये।
तो देखो दोस्तों, सिंधु सभ्यता के जो प्रत्येक नगर थे, उन नगरों में जो पश्चिमी भाग था वो दोस्तों दुर्ग या किला बना हुआ था। पश्चिमी भाग में सिंधु सभ्यता के अंदर दुर्ग या किले के अवशेष हमें उत्खनन में प्राप्त हुए हैं, और जो पूर्वी भाग है दोस्तों, वहां से हमें उत्खनन में नगर वासियों के आवास क्या मिले हैं दोस्तों? नगर वासियों के आवास। हम कह सकते हैं कि दोस्तों कि पश्चिमी जो क्षेत्र था या पश्चिमी जो भाग था सिंधु सभ्यता का, उसमें हमें दुर्ग या किले के अवशेष प्राप्त होते हैं, और जो पूर्वी भाग है वहां से हमें नगर के अवशेष प्राप्त होते हैं, और नगर के अंदर भी हमें दोस्तों व्यापारी और श्रमिक और मजदूर इनके अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। जो किले और दुर्ग थे वहां से हमें पुरोहित के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो ये है दोस्तों सिंधु सभ्यता के नगर। नगर मैंने बताया सिंधु सभ्यता के नगर दो भागों में विभाजित थे, पूर्वी और पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग में हमें अवशेष में या उत्खनन में दुर्ग या किले के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और पूर्वी भाग में हमें जनता के नगर, जनता के आवास या नगर के आवास में प्राप्त हुए हैं। वहां से हमें श्रमिक या मजदूर या व्यापारी वर्ग के आवास हमें प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में दोस्तों ये बात यहां तक क्लियर हो गई। हम नगर नियोजन पढ़ रहे हैं, सिंधु सभ्यता की विशेषता। उसके अंदर हमने देखी सड़कें, कि सिंधु सभ्यता की जो सड़कें होती है दोस्तों वो ग्रिड पद्धति पर आधारित होती है, और ग्रिड पद्धति के बाद में हमने देखा कि सिंधु सभ्यता के प्रत्येक सड़क समकोण पर आपस में सभी सड़कें काटती है। उसके बाद में हमने देखा कि सिंधु सभ्यता की सड़कें कच्ची ईंटों से बनी हुई थी। उसके बाद में हमने देखा दोस्तों नगर, सिंधु सभ्यता के नगर कैसे थे। तो सिंधु सभ्यता के नगर दो भागों में विभाजित थे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग में हमने देखा कि यहां से जनता के आवास हमें प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी भाग में हमने देखा दोस्तों कि यहां से हमें किले व दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि हमारे सिंधु सभ्यता के अंदर हमें एक ऐसे अपवाद नगर के है धोलावीरा। धोलावीरा से में दोस्तों सिंधु सभ्यता में नगर तीन भागों में विभाजित था। जो दूसरा भाग था वो भी जनता मौन। सिंधु सभ्यता में हमें धोलावीरा से तीन भाग नगर के प्राप्त होते हैं। तो तीन भाग में पहले भाग में हमें दुर्ग व किले के अवशेष प्राप्त होते हैं, दूसरे और तीसरे भाग में हमें जनता के आवास प्राप्त होते हैं। तो ये बात यहां तक क्लियर हो गई दोस्तों। अब आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता के अंदर हम नगर नियोजन के अंदर ही दोस्तों देख रहे हैं नालियां। देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में नालियां कैसी थी, कैसी बनी हुई थी, वहां की नालियों की व्यवस्था कैसी थी, जल निकास प्रणाली कैसी थी। ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के अंदर जो जल निकास प्रणाली थी वो सिंधु सभ्यता की एक अद्वितीय विशेषता मानी जाती है, कि संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ उस समय में या उस समय के दौरान जो सबसे अच्छी जल निकास प्रणाली थी वो हमारी सिंधु सभ्यता के अंदर मानी जाती है। हाँ तो दोस्तों देखिए सिंधु सभ्यता के अंदर नगर नियोजन के अंदर ही है अगली विशेषता नालियां। नालियां, हाँ तो दोस्तों देखते हैं, मैंने अभी कहा है कि सिंधु सभ्यता के अंदर संसार का सर्वश्रेष्ठ या एक अद्वितीय विशेषता जल निकास प्रणाली को माना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कि सिंधु सभ्यता की जो नालियां थी वह ईंटों से बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी? ईंटों से बनी थी। ध्यान रखना दोस्तों, सिंधु सभ्यता की जो नालियां थी वो हमें ईंटों से बनी हुई मिलती है, लेकिन हमें सिंधु सभ्यता की एक ऐसा नगर है जहां से हमें नालियां किसकी मिली है? लकड़ी की नालियां मिली है, लकड़ी की नालियां। और वो नगर है आपका दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा से दोस्तों हमें जो नालियां मिली है वो लकड़ी की मिली है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के किस नगर से हमें नालियां लकड़ी की मिली है, तो वो है दोस्तों आपका कालीबंगा। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि सिंधु सभ्यता में जो नालियां थी वो प्रत्येक मकान या भवन से नालियां बनी हुई थी, और मकानों और भवनों से जो पानी निकलता था वो नालियों के द्वारा ही निकलता था। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में प्रत्येक भवन से नालियां
नालियों के द्वारा पानी निकलता था और वो सभी नालियां दोस्तों ढकी हुई थी। जो भवनों से हमें नालियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो सभी नालियां भवनों में से जो निकलती थी वो सभी नालियां ढकी हुई थी। ये बात यहां तक क्लियर हो गई दोस्तों। उसके बाद में हम देखते हैं सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन के अंदर ही दोस्तों भवन, कौन सा भवन, कि सिंधु सभ्यता के भवन कैसे बने थे। तो भवन के अंदर दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले कि सिंधु सभ्यता के जो भवन थे वो दोस्तों मुख्य सड़क की ओर न देखकर, मुख्य सड़क की और न सड़क की ओर न देखकर गली की ओर देखते थे, गली की ओर देखते थे। ये ध्यान रखना दोस्तों। सिंधु सभ्यता के जो भवन थे वो मुख्य सड़क की ओर न देख करके गली की ओर उनके दरवाजे खुलते थे या उनके दरवाजे छोटी गलियों की ओर होते थे। मुख्य सड़क की ओर सिंधु सभ्यता के भवनों के या मकानों के दरवाजे नहीं होते थे। इतिहासकारों ने यह माना है, इसका प्रमुख कारण है कि सिंधु सभ्यता में धूल व मिट्टी के कणों से बचने के कारण ही उन्होंने शायद अपने भवनों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न करके गलियों की ओर किए। अब आगे देखते हैं कि भवनों से हमें और क्या क्या चीजें प्राप्त होती है उत्खनन में। तो देखिए दोस्तों, हमें सिंधु सभ्यता के भवनों से रसोई घर, प्रत्येक मकान से रसोई घर और शौचालय, शौचालय और शौचालय के बाद में आंगन और आंगन के बाद में रसोई घर, शौचालय, आंगन और कुआं, ये चीजें हमें सिंधु सभ्यता के प्रत्येक मकान या भवन से हमें उत्खनन में प्राप्त हुई है। कि सिंधु सभ्यता के भवनों से हमें एक रसोई घर और रसोई घर के साथ में दोस्तों हमें आंगन और प्रत्येक घर से शौचालय और कुओं की हमें उत्खनन के दौरान प्राप्ति हुई है। यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। सिंधु सभ्यता के हमने नगर नियोजन की विशेषता पढ़ रहे हैं, उसमें भी हमने सड़क देख ली, नगर देख लिया, नगर के बाद में हमने नालियां देख ली और नालियों के बाद में दोस्तों हमने भवन देख ली। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों ईंटें, में हम देखते हैं ऐसा दोस्तों हमें प्रत्येक सिंधु सभ्यता के प्रत्येक स्थान से या नगर से हमें उत्खनन के दौरान कच्ची व पक्की ईंटों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये हमें ध्यान है, मैंने पहले नगरों में भी आपको बताया था दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के प्रत्येक नगर से हमें कच्ची व पक्की ईंटों के प्रमाण या साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के जो भवन और नालियां थी वो ईंटों से बनी हुई थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, किससे बनी हुई थी? ईंटों से। सिंधु सभ्यता के भवन और नालियां किससे बनी हुई थी? ईंटों से बनी हुई थी। उसके बाद में देखते हैं हमें दोस्तों कि हमें सिंधु सभ्यता के अंदर कालीबंगा और रंगपुर, कालीबंगा और रंगपुर से हमें दोस्तों कच्ची ईंटों के साक्ष्य या प्रमाण प्राप्त होते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, सिंधु सभ्यता के अंदर हमें कालीबंगा और रंगपुर से ही कच्ची ईंटों के साक्ष्य या प्रमाण उपलब्ध होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के अंदर हमें जो सबसे बड़ी ईंट मिली है, सबसे बड़ी ईंट, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी ईंट कहां से मिली है? तो वो मिली है आपकी दोस्तों मोहन जोदड़ों से। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता के किस नगर से हमें सबसे बड़ी ईंट के प्रमाण व साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये बात हो गई दोस्तों। उसके बाद में और देखते हैं कि हमें सिंधु सभ्यता के अंदर ईंटों के जो आकार था, आकार सिंधु सभ्यता के अंदर ईंटों का आकार कैसा था दोस्तों? तो वो आकार था आपका चतुर्भुजाकार।
सिंधु सभ्यता की ईंटें चतुर्भुजाकार आकार में बनी हुई थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ध्यान में रह जाएगा आपका कि सिंधु सभ्यता के अंदर जो ईंटें थी उनका आकार कैसा था, चतुर्भुजाकार उनका आकार था। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों ईंटों के अंदर ही कि हमें सिंधु सभ्यता के एक नगर है आपका कालीबंगा, कालीबंगा से हमें दोस्तों अलंकृत ईंट के अवशेष प्राप्त हुए हैं और वो अलंकृत अवशेष या अलंकृत ईंटें हमें कालीबंगा के अंदर पर्स से प्राप्त हुए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर है कालीबंगा जहां से हमें अलंकृत ईंट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अलंकृत ईंट के अवशेष कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये बात हो गई हमारी ईंटों की कि सिंधु सभ्यता के अंदर जो ईंटे के बारे में हम पढ़ रहे हैं, नगर नियोजन की विशेषता उसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो उनमें हमने देखा दोस्तों भवन और जो नालियां हैं वो ईंटों से बनी हुई थी और हमें कालीबंगा और रंगपुर से हमें कच्ची ईंटों के साक्ष्य व प्रमाण प्राप्त होते हैं। हमें सिंधु सभ्यता के अंदर सबसे बड़ी जो ईंट मिली है दोस्तों वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। उसके बाद में हमने देखा कि सिंधु सभ्यता के अंदर जो ईंटें थी उनका आकार चतुर्भुजाकार था। कैसा था आकार? चतुर्भुजाकार। उसके बाद में हमने देखा कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थान है कालीबंगा जहां से हमें अलंकृत ईंटों के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपके शायद। तो देखते दोस्तों आगे, अब आगे बढ़ते हैं कि आगे हमें जो अगली विशेषता है उसके बारे में देखते हैं। यह आपकी नगर नियोजन की विशेषता पूरी हो गई है। अब आगे देखते हैं दोस्तों सिंधु सभ्यता की जो अगली विशेषता है उसके बारे में। अब अगली विशेषता है अपने राजनीतिक विशेषता। कौन सी है दोस्तों? राजनीतिक विशेषता। देखते हैं दोस्तों राजनीतिक विशेषता में क्या है कि हम देख रहे हैं कि सभ्यता के अंदर हमें राजनीतिक जीवन वहां का समाज का कैसा था उसके बारे में हम देख रहे हैं दोस्तों। तो देखिए कि हमें ऐसा प्राप्त होता है इतिहासकारों को उत्खनन के दौरान कि सिंधु सभ्यता के जो राजनीतिक विशेषता है उसके अंदर कि सिंधु सभ्यता का जो शासन था उस पर सबसे ज्यादा पुरोहितों का प्रभाव था, ऐसा माना जाता है। तो किसका प्रभाव था? सबसे ज्यादा सिंधु सभ्यता के राजनीतिक जीवन पर या शासन पर, सिंधु सभ्यता के शासन पर पुरोहितों का प्रभाव था। किसका? पुरोहितों का प्रभाव था। ये बात हो गई यहां तक। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के अंदर संभवतः ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के शासन पर वणिक वर्ग का, सिंधु सभ्यता का जो शासन था वो दोस्तों वणिक वर्ग के हाथ में था। कौन से वर्ग में? वणिक वर्ग के हाथ में था। किसका शासन? सिंधु सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था, ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों सिंधु सभ्यता का जो व्यापार व्यवस्था थी वो सिंधु सभ्यता की समृद्धि का ही कारण माना जाता है कि सिंधु सभ्यता जो थी उसका जो समृद्धि का कारण माना गया है वो कारण था दोस्तों व्यापार। इसीलिए ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों ने उत्खनन के दौरान माना है कि सिंधु सभ्यता का जो शासन था उस पर शायद वणिक वर्ग का प्रभाव सबसे ज्यादा या उनके हाथ में था। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे देश के एक इतिहासकार हुए हैं एस.आर. राव। कौन हुए हैं? एस.आर. राव। एस.आर. राव ने कहा है सिंधु सभ्यता के शासन के बारे में दोस्तों कि यह सिंधु सभ्यता का जो शासन था वो विश्व का प्रथम महान साम्राज्य था। ऐसा एस.आर. राव ने कहा कि विश्व का महान साम्राज्य था। ऐसा किसने कहा? एस.आर. राव ने कहा कि सिंधु सभ्यता का जो शासन था वो विश्व का महान साम्राज्य की संज्ञा इन्होंने एस.आर. राव ने इसको दी। तो ये आपकी राजनीतिक हो गई दोस्तों। देखो
राजनीतिक विशेषता हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। राजनीतिक विशेषता में हमने देखा कि सिंधु सभ्यता का शासन कैसा था, लेकिन वहां से स्पष्ट हमें उत्खनन में ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन उत्खनन के आधार पर इतिहासकारों ने कहा है कि सिंधु सभ्यता का जो शासन था, शासन पर सबसे ज्यादा पुरोहितों का प्रभाव माना जाता है। उसके बाद में इतिहासकारों ने उत्खनन के दौरान ही यह माना है कि सिंधु सभ्यता का जो शासन था वो शायद वणिक वर्ग के हाथ में था, ऐसा उन्होंने माना। उसके बाद में हमने अंतिम जो चीज लिखी है वो बताया, वो है कि भारतीय के इतिहासकार हुए आर.एस. राव ने कहा है कि सिंधु सभ्यता का जो शासन था वो विश्व का महान साम्राज्य था, ऐसी उन्होंने इसको संज्ञा दी है। अब आगे देखते हैं, ये राजनीतिक विशेषता हो गई। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों सामाजिक विशेषता। यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब आगे देखते हैं सामाजिक जीवन या सामाजिक विशेषता। अब देखते हैं सामाजिक जीवन सिंधु सभ्यता का कैसा समाज था, वहां क्या क्या चीजें थी कि सिंधु सभ्यता का जो समाज उनको मानता था, या हमें अवशेष के उत्खनन के दौरान अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं समाज से संबंधित, तो वो हम अब देखेंगे। हाँ, तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का जो समाज है वो ऐसा माना जाता है कि समाज मात्र सतात्मक था। कैसा था? मात्र सतात्मक। अब कैसे था मात्र सतात्मक, मैं बताता हूं दोस्तों आपको कि सिंधु सभ्यता के प्रत्येक नगर से हमें मात्र देवी की कहीं ना कहीं मूर्तियां मिली है। तो ऐसा इतिहासकारों ने जब सबसे ज्यादा हमें मरण मूर्तियां मिली है उत्खनन के दौरान, तो ऐसा उन्होंने कहा है कि मात्र देवी जो शक्ति थी उसकी उपासना सबसे ज्यादा सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। और तो हो सकता है कि सिंधु सभ्यता का समाज कैसा रहा होगा? मात्र सतात्मक समाज रहा होगा। तो ये बात यहाँ क्लियर हो गई दोस्तों। उसके बाद में हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के अंदर हमें समाज के अंदर चार वर्ण मिलते हैं। समाज में कितने वर्ण मिलते हैं? 4 वर्ण। तो देखे दोस्तों कौन कौन से हैं वो 4 वर्ण। तो वो देखे दोस्तों, पहला है विद्वान, दूसरा है दोस्तों योद्धा, तीसरा है दोस्तों व्यापारी, और चौथा है दोस्तों आपका श्रमिक वर्ग। ये हो गया। हम देख रहे हैं सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन में हमने देखा कि सिंधु सभ्यता का समाज मात्र सतात्मक समाज था। उसके बाद हम देख रहे हैं दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के अंदर समाज में हमें 4 वर्ण या 4 भाग मिलते हैं। तो उनमें पहला विद्वान हो गया आपका दोस्तों, दूसरा योद्धा है, तीसरा व्यापारी है, चौथा श्रमिक है। यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे दोस्तों, हमें कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, जो समाज था दोस्तों, वो सिंधु सभ्यता का समाज शांति प्रिय था। कैसा था दोस्तों? शांति प्रिय। ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो युद्ध प्रिय नहीं था, शांति प्रिय था। क्योंकि हमें कहीं से भी उत्खनन में ऐसे अवशेष प्राप्त नहीं हुए कि सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध करते होंगे। इसलिए इतिहासकारों ने उत्खनन के आधार पर यह माना है कि सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो दोस्तों शांति प्रिय समाज था। अब आगे देखते हैं, यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब आगे देखिए कि सिंधु सभ्यता का जो समाज था दोस्तों वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करते थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन ग्रहण करता था। ये बात यहां तक क्लियर हो गई दोस्तों। उसके बाद में आगे देखते हैं हमें कि सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो दोस्तों संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। कैसी प्रथा प्रचलित थी दोस्तों? संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता का जो समाज था दोस्तों वो संयुक्त परिवार प्रथा पर आधारित था। हमें कई उत्खनन के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं कि सिंधु सभ्यता का जो परिवार था वो संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित वहां पर थी। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि हमें सिंधु सभ्यता के समाज के अंदर
यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि हमें सिंधु सभ्यता के अंदर जो समाज था वहां हमें महिला और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के अंदर, समाज के अंदर जो महिला और पुरुष थे दोनों आभूषण ग्रहण करते थे या पहनते थे। ये बात यहां तक हो गई दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपके शायद। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि हमें सिंधु सभ्यता के अंदर जो सिंधु सभ्यता समाज का जो प्रमुख खेल था, वो खेल था सिंधु सभ्यता का खेल पासा। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख खेल था जिसको शतरंज भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता के समाज का सबसे प्रमुख है वह सबसे प्रिय खेल कौन सा था, तो वो है आपका पासा। क्योंकि हमें सिंधु सभ्यता के नगरों से खेल का स्टेडियम भी हमें उत्खनन में प्राप्त हुआ है। तो ये बात हो गई दोस्तों आपकी सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन के अंदर ही हम देखते हैं दोस्तों कि उत्खनन में हमें सिंधु समाज में 3 प्रकार के समाधान प्राप्त होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। देखो दोस्तों, पहला है पूर्ण समाधान। कौन सा है? पूर्ण समाधान। दूसरा है दोस्तों आपका आंशिक समाधान। दूसरा कौन सा है? आंशिक समाधान। और आपका तीसरा है दोस्तों दाह संस्कार। कौन सा है? दाह संस्कार। सिंधु सभ्यता में हमें उत्खनन के दौरान 3 प्रकार के समाधान के अवशेष प्राप्त हुए हैं, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। हाँ तो देखिए दोस्तों, पूर्ण समाधान का मतलब है वो होता है कि जब सिंधु सभ्यता के समाज के लोग या सिंधु सभ्यता का समाज इसमें पूर्ण रूप से शव को भूमि के अंदर दफना दिया जाता था। भूमि के अंदर दफना दिया जाता था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद में जो आंशिक समाधान था, इस आंशिक समाधान के अंदर दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग शव को पशु पक्षियों को खाने के बाद, पशु पक्षियों के खाने के बाद जो शेष बचता था उसी शव को सिंधु सभ्यता के लोग दफना देते थे, तो उसको हम कहते थे आंशिक प्रकार। उसके बाद में दाह संस्कार, आप जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में वर्तमान में जो चल रहा है वही दाह संस्कार है। तो ये बात हो गई सिंधु सभ्यता के अंदर समाज के बारे में। और उसके बाद में हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के अंदर हमें एक और इसमें समाधान के अंदर मिलते हैं कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों से हमें दोस्तों कि जब उनका समाधान किया जाता था तो उनके सिर उत्तर दिशा की ओर करते थे, या उनके सिर उत्तर दिशा की ओर करके उनका समाधान किया जाता था। हाँ तो दोस्तों, हम सामाजिक जीवन या सामाजिक विशेषता हम देख रहे थे, तो उसमें हमने देखा दोस्तों, देखो सामाजिक जीवन में हमने सिंधु सभ्यता के अंदर सिंधु सभ्यता का समाज हमने देखा कि मात्र सत्तात्मक समाज सिंधु सभ्यता के अंदर था। उसके बाद में दोस्तों हमने देखा कि सिंधु सभ्यता के समाज में हमें 4 वर्ण मिले हैं। पहला है आपका विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी, चौथा है आपका श्रमिक। उसके बाद में हमने देखा दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो शांति प्रिय समाज माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों हमने देखा कि सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करते थे। उसके बाद में हमने देखा दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो संयुक्त परिवार प्रथा में रहता था। उसके बाद में दोस्तों हमने सिंधु सभ्यता के अंदर देखा कि सिंधु सभ्यता के अंदर हमने महिला और पुरुष दोनों आभूषण ग्रहण करते थे। ध्यान रखिएगा, महिला और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। उसके बाद में हमने देखा कि सिंधु सभ्यता समाज का जो सबसे प्रिय खेल था वो है दोस्तों आपका पासा। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि अब आपने पढ़ लिया है। उसके बाद में दोस्तों हमें सिंधु सभ्यता के समाज में 3 प्रकार के समाधान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो पहला है पूर्ण समाधान।
पूर्ण समाधान के अंदर दोस्तों कि इसमें सबको पूर्ण रूप से भूमि के अंदर दफना दिया जाता था। उसके बाद में दूसरा दोस्तों आपका आंशिक समाधान। आंशिक समाधान का अंदर ये होता है दोस्तों कि इसमें सबको पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद में जो शव बचता है उसको भूमि में दफना दिया जाता था। उसके बाद में अंतिम जो समाधान आता है आपका दाह संस्कार, जो आप सब जानते हैं। उसके बाद में एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है सामाजिक जीवन के अंदर, वो है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के लोग समाधान करते समय शव का सिर उत्तर दिशा की ओर करके ही उसको दफनाते थे। हमें सिंधु सभ्यता के कई नगरों में हालांकि अलग प्रकार से समाधान के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन ज्यादातर जो हमें प्राप्त हुए हैं वो दोस्तों आपके सिर उत्तर दिशा की ओर ही मिलते हैं। तो ये दोस्तों आपकी सिंधु सभ्यता के सामाजिक विशेषता यहां पूरी हो गई। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, हमने इसको पूर्ण विस्तार से पढ़ लिया है। उसके बाद में अब देखते हैं सिंधु सभ्यता की जो अगली विशेषता है दोस्तों आपकी, तो अगली विशेषता है आपकी दोस्तों धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन देखिए दोस्तों, धार्मिक जीवन हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के समाज का जो धार्मिक जीवन था वो कैसा था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। हम पढ़ेंगे, आपको पूर्ण रूप से जानकारी हम दे देंगे कि सिंधु सभ्यता का समाज आज से करीब 5000 साल पहले सिंधु सभ्यता का जो समाज था उसका धार्मिक जीवन कैसा था। या हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग किस देवताओं को मानते थे, किसको नहीं मानते थे, किसकी पूजा करते थे, किसकी नहीं करते थे, वो सब अब हम देख लेंगे। हाँ तो देखिए दोस्तों, हमें सिंधु सभ्यता के अंदर अवशेषों के आधार पर, सिंधु सभ्यता में जो उत्खनन में हमें जो अवशेष मिले हैं उसके आधार पर ही हम बता सकते हैं कि हमें सिंधु सभ्यता का जो धार्मिक जीवन था वो कैसा था। हाँ तो दोस्तों देखिए, सिंधु सभ्यता के अंदर हमें अवशेषों के आधार पर मातृ देवी की पूजा की जानकारी प्राप्त होती है। मातृ देवी के बाद में हमें दोस्तों मोहनजोदड़ो से पाशुपति शिव की एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है। आपने देखा होगा, मैंने बताया था पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो से हमें पाशुपतिनाथ शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो हमें इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के लोग पाशुपतिनाथ शिव की भी पूजा करते होंगे। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि हमें यहां से सिंधु सभ्यता से पशु पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा, सिंधु सभ्यता से हमें पशु पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा और लिंग पूजा और स्वास्तिक चिन्ह पूजा, स्वास्तिक चिन्ह की पूजा, सूर्य की पूजा और नाग पूजा। सिंधु सभ्यता में हमें उत्खनन के दौरान इन सभी पूजाओं के अवशेष के बारे में जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। तो देखिए कि कौन कौन सी है, तो वो मैंने आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है दोस्तों। तो देखिए, सिंधु सभ्यता में हमें उत्खनन के दौरान मातृ देवी की कई मरण मूर्तियां हमें प्राप्त हुई है कई स्थानों से, इसलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते होंगे। उसके बाद में दोस्तों सिंधु सभ्यता के अंदर हमें उत्खनन के दौरान पाशुपतिनाथ शिव की भी मूर्ति प्राप्त हुई है, इसलिए सिंधु सभ्यता का समाज पाशुपति शिव की भी पूजा करता होगा। उसके बाद में दोस्तों सिंधु सभ्यता का जो समाज था पशुओं की पूजा करता था, वृक्षों की पूजा करता था और जल को भी पूजता था। लिंग और योनि की पूजा भी सिंधु समाज करता था। उसके बाद में दोस्तों मैंने बताया कि सिंधु समाज के अंदर स्वास्तिक चिन्ह का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मैंने बताया था पिछली कक्षा में कि मोहनजोदड़ो से हमें स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में दोस्तों हमें सिंधु सभ्यता के समाज से सूर्य पूजा भी सिंधु सभ्यता का समाज करता था और सिंधु सभ्यता से हमें नाग पूजा के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। ये बात हो गई दोस्तों सिंधु सभ्यता में कि किन किन को पूजा जाता था और क्या किया जाता था। उसके बाद में देखो दोस्तों कि और क्या है, देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मानकर पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता का जो समाज था, जो लोग थे, वो पृथ्वी को उर्वरता की देवी मान करके उनकी पूजा करते थे।
उसके बाद में दोस्तों देखिए अगला जो है आपका कि सिंधु सभ्यता का जो समाज था यह हमें सिंधु सभ्यता से मूर्ति पूजा का अवशेष प्राप्त होता है। तो ऐसा माना जाता है कि हमारे देश के इतिहास में सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता से ही हमें मूर्ति पूजा के अवशेष के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में दोस्तों हमें कि सिंधु सभ्यता के अंदर वृक्ष के अंदर सिंधु सभ्यता में वृक्ष में सबसे पवित्र पीपल को माना जाता था। किसको? पीपल को। सिंधु सभ्यता के अंदर सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष में सबसे पवित्र पीपल को मानते थे। उसी में दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग पक्षियों में सबसे पवित्र बतख को मानते थे। किसको मानते थे दोस्तों? बतख को। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद में एक लाइन और है दोस्तों सिंधु सभ्यता की कि हमें सिंधु सभ्यता के किसी भी नगर से हमें मंदिर पूजा के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। मंदिरों का अवशेष हमें सिंधु सभ्यता के किसी भी नगर से प्राप्त नहीं हुए। तो दोस्तों हमने ये सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन, धार्मिक विशेषता हमने देखा। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा, पशुपति शिव की मूर्ति की पूजा, पशु की पूजा, वृक्ष की पूजा, जल की पूजा, लिंग की पूजा, लिंग और योनि, स्वास्तिक पूजा और सूर्य की पूजा और नाग पूजा भी सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। उसके बाद में दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग पृथ्वी को उर्वरकता की देवी मान करके उसकी पूजा करते थे। उसके बाद में दोस्तों हमारे देश के इतिहास में सर्वप्रथम जो हमें मूर्ति पूजा के अवशेष के जो प्रमाण प्राप्त होते हैं वो दोस्तों हमें कहां से प्राप्त होते हैं? सिंधु सभ्यता से। ध्यान रखिएगा कि हमारे देश के इतिहास में सर्वप्रथम यदि हमें मूर्ति पूजा के अवशेष से साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो वो होते हैं दोस्तों हमें कहां से? सिंधु सभ्यता से। उसके बाद में दोस्तों हमने देखा कि सिंधु सभ्यता के अंदर जो सबसे पवित्र वृक्ष माना गया है वो है दोस्तों आपका पीपल। ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पवित्र वृक्ष किसको माना जाता है तो वो है पीपल। और सिंधु सभ्यता के अंदर ही सबसे पवित्र जो पक्षी माना गया है वो पक्षी है दोस्तों आपका बतख। और मैंने फिर अंतिम में बताया था आपको दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के किसी भी नगर से हमें मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये बात यहां तक क्लियर हो गई दोस्तों। आपको सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता की जो अगली विशेषता है उसके बारे में हम देखते हैं। मैंने आज कहा था कि आपको हम सिंधु सभ्यता के आज सभी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारी क्लास आज लगातार चलती रहेगी दोस्तों, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अब देखते हैं आगे सिंधु सभ्यता की अगली विशेषता। सिंधु सभ्यता की अगली विशेषता है दोस्तों आर्थिक जीवन। देखते हैं आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन हम देखते हैं दोस्तों कि सिंधु सभ्यता समाज का जो आर्थिक जीवन था वो कैसा था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के समाज का जो आर्थिक जीवन था वो कैसा था। देखो दोस्तों आर्थिक जीवन में हम सबसे पहले लेते हैं सिंधु सभ्यता के अंदर कृषि। क्या लेते हैं दोस्तों? कृषि। कि हमें सिंधु सभ्यता के अंदर उत्खनन के दौरान कृषि से संबंधित कौन कौन सी जानकारी हमें सिंधु सभ्यता के अवशेषों से हमें प्राप्त होती है तो उसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। तो देखिए कि ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के अंदर जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वो कृषि को ही माना जाता था। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के अंदर जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वो किसको माना जाता है? कृषि को ही माना जाता है। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों कि सिंधु सभ्यता समाज का जो पहला कार्य था, प्रमुख कार्य था, वो था इनका कृषि। कौन सा था?
कृषि। ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैदिक काल में जाते ही ये चेंज होता है। वैदिक काल की समाज का पहला कार्य हो जाता है दोस्तों पशु पालन, लेकिन सिंधु सभ्यता की समाज का जो पहला कार्य था वो हो जाता है कृषि, दूसरा हो जाता है पशुपालन। और वैदिक काल में उल्टा हो जाता है, पहला कार्य हो जाता है पशुपालन और दूसरा कार्य हो जाता है दोस्तों आपका कृषि। तो यहां ध्यान रखने वाली बात है, कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है आपसे कि सिंधु सभ्यता का जो समाज है उनका पहला जो कार्य है वो है आपका कृषि। तो देखते हैं दोस्तों, हमें सिंधु सभ्यता के किसी भी उत्खनन से हमें हल की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। कहीं से भी हमें सिंधु सभ्यता के किसी भी नगर से हमें हल व फावड़ा किसी भी सभ्यता नगर से हमें प्राप्त नहीं होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। लेकिन मैंने बताया था आपको कि सिंधु सभ्यता के अंदर हमें कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऐसा इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग कृषि करते समय हल शायद लकड़ी का प्रयोग करते होंगे, लकड़ी के हल का प्रयोग करते होंगे, सिंधु सभ्यता के लोग ऐसा मानते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, मैंने बताया कि सिंधु सभ्यता से हमें कहीं पर भी हल के साक्ष्य या फावड़े का साक्ष्य कहीं से प्रमाण नहीं मिलता है। उसके बाद में मैंने कहा दोस्तों कि हमें कालीबंगा से जुते हुए खेत के अवशेष हमको प्राप्त होते हैं। हाँ तो उसके बाद में हम देख रहे थे दोस्तों कि हमें सिंधु सभ्यता में हाँ तो दोस्तों देखो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम देख रहे थे सिंधु सभ्यता की कृषि के अंदर हमने देखा कि सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि को माना जाता है और सिंधु सभ्यता समाज का जो पहला कार्य था वो कृषि को माना जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल से हमको फावड़े या हल का प्रयोग या साक्ष्य या उत्खनन में कहीं पर भी हमको नहीं मिलते हैं। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि हमें सिंधु सभ्यता के अंदर बलूचिस्तान, सिंधु सभ्यता में हमें बलूचिस्तान और धोलावीरा, हमें सिंधु सभ्यता के बलूचिस्तान और धोलावीरा से हमें बांध निर्माण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सिंधु सभ्यता में हमें किस नगर से बांध निर्माण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो वो है आपके धोलावीरा और बलूचिस्तान। ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों सिंधु सभ्यता के एक नगर है सोरतुगई, अफगानिस्तान में पड़ता है। सोरतुगई से भी दोस्तों हमें सिंधु सभ्यता के अंदर नहर की जानकारी या नहर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के अंदर हमें बांध की जानकारी धोलावीरा और बलूचिस्तान नगर देता है और नहर की जानकारी हमें सिंधु सभ्यता के अंदर दोस्तों सोरतुगई देता है। सोरतुगई वर्तमान में अफगानिस्तान के अंदर है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, हमें सिंधु सभ्यता से अब तक 9 प्रकार की फसलों की हमें पहचान हुई है। कितने फसलों की? सिंधु सभ्यता में 9 प्रकार की, सिंधु सभ्यता में 9 प्रकार की फसलों की जानकारी प्राप्त हुई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमें सिंधु सभ्यता से 9 प्रकार की फसलों की जानकारी प्राप्त हुई है। तो देख लेते हैं कि 9 प्रकार की फसलें कौन कौन सी है। पहली है चावल, दूसरी गेहूं, जौ, तिल, मटर, खजूर, तरबूज, कपास और कपास के बाद में दोस्तों राई। ये फसलें हमें सिंधु सभ्यता के नगरों से हमें उत्खनन में प्राप्त हुई है और अब तक सिंधु सभ्यता के नगरों से हमें 9 प्रकार की फसलों के बारे में जानकारी मिली है। तो 9 फसलें हैं आपकी चावल, गेहूं, जौ, तिल, मटर, खजूर, तरबूज, कपास और राई। यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों, समझ में आ गई आपके। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों हमें कि सिंधु सभ्यता के अंदर हमें चावल के साक्ष्य, सिंधु सभ्यता में हमें चावल के साक्ष्य
देखते हैं सिंधु सभ्यता में हमें चावल के साक्ष्य कहां कहां से प्राप्त होते हैं। तो देखिए दोस्तों, लोथल, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा और रंगपुर। सिंधु सभ्यता में हमें जो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों, वो आपके लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा और रंगपुर से हमें सिंधु सभ्यता के नगरों से हमें चावल की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, हमें बाजरे की जानकारी कहां से प्राप्त होती है। बाजरे के साक्ष्य कि सिंधु सभ्यता में हमें बाजरे के साक्ष्य कहां कहां से प्राप्त होते हैं, उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो हमें सिंधु सभ्यता के से जो बाजरे के बारे में जानकारी प्राप्त होती है वो है लोथल। कौन सा है दोस्तों? लोथल, लोथल, हड़प्पा और सुरकोटदा, सुरकोटदा और सोरतुगई। इन स्थानों से, सिंधु सभ्यता के इन स्थानों से हमें बाजरे के साक्ष्य के अवशेष प्राप्त होते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमें गेहूं, जौ और कपास के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। ये बात हो गई दोस्तों, चावल के साक्ष्य हमने देख लिए, बाजरे के देख लिए और गेहूं कपास जो उसके साक्ष्य हमें देख लिए कि सिंधु सभ्यता में इन नगरों से हमें चावल, गेहूं और बाजरे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आती है अपने कि सिंधु सभ्यता के अंदर प्राचीनतम कपास के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं सिंधु सभ्यता से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संसार में सबसे प्राचीनतम जो कपास के साक्ष्य हमें जो प्रमाण मिलते हैं वो मिलते हैं अपने सिंधु सभ्यता से। दोस्तों देखिए, यूनानियों ने सिंधु सभ्यता की जो कपास मिली है उसको नाम दिया है, एक क्या नाम दिया है? सिंडन। यूनानियों ने कपास को सिंडन कहा है। ध्यान रखने वाली बात है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि सिंधु सभ्यता के समाज को यूनानियों ने क्या नाम दिया, तो नाम दिया है उन्होंने सिंडन। यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं हमें कि संसार में जो कपास उगाने का श्रेय है वो सिंधु सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा है, अभी बताया है दोस्तों कि संसार में सबसे जो प्राचीनतम कपास के प्रमाण मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, वो अपने सिंधु सभ्यता से ही प्राप्त होते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला जो है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का जो मुख्य खाद्यान्न था वो कौन सा था? मुख्य खाद्यान्न, इतिहासकार बताते हैं कि गेहूं और जो सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख खाद्यान्न था। ये बात यहां तक क्लियर हो गई दोस्तों। ये सिंधु सभ्यता की जो कृषि थी, आर्थिक विशेषता के अंदर कृषि के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, वो अपने ये पूरी हो जाती है। तो मैं आपको और बता देता हूं। देखिए, आर्थिक जीवन हम पढ़ रहे थे दोस्तों। आर्थिक जीवन में हमने सबसे पहले पॉइंट लिया, एक टॉपिक लिया कृषि। कृषि में मैंने बताया कि सिंधु सभ्यता के समाज का या लोगों का जो प्रमुख अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था वो कृषि थी। कृषि में हमने देखा दोस्तों कि हमें बलूचिस्तान और धोलावीरा से बांध निर्माण के साक्ष्य उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में हमने देखा दोस्तों कि सोरतुगई अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के एक स्थल है, नगर है, वहां से हमें दोस्तों किसके प्रमाण मिलते हैं? नहर के प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमने देखा कि सिंधु सभ्यता से हमें 9 प्रकार की फसलों की जानकारी प्राप्त होती है। तो 9 प्रकार की फसलों में है दोस्तों चावल, गेहूं, जौ, तिल, मटर, खजूर, तरबूज और कपास और राई। ये सिंधु सभ्यता से इन फसलों की जानकारी हमको प्राप्त होती है। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं कि हमें सिंधु सभ्यता के किन नगरों से हमें चावल के साक्ष्य या प्राप्त हुए हैं। तो लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा और रंगपुर से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में दोस्तों हमने देखा कि बाजरे के साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किन नगरों से प्राप्त हुए हैं। तो लोथल, हड़प्पा, सुरकोटदा और सोरतुगई से हमें बाजरे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में दोस्तों हमें देखते हैं कि हमें गेहूं, जौ और कपास के साक्ष्य सिंधु सभ्यता का नगर है मेहरगढ़ से हमको प्राप्त होते हैं। और मैंने फिर कहा कि
संसार में सबसे प्राचीनतम जो कपास के साक्ष्य हैं वो हमें दोस्तों कहां से प्राप्त होते हैं? सिंधु सभ्यता से। इतिहासकारों ने तो यहां तक भी कहा है कि संसार में सबसे पहले जो कपास उगाने का श्रेय है वो हमारी सिंधु सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। उसके बाद में हमने देखा कि सिंधु सभ्यता समाज की जो मुख्य खाद्यान्न फसलें थी वो है दोस्तों आपकी गेहूं और जौ। तो हमने यहां तक देख लिया दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गया आपका मामला, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। आज हमने सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषता हमने देख ली। नगर नियोजन के अंदर भी हमने दोस्तों भवन देखे, नगर देखे, ईंटें देखी, नालियां देखी। उसके बाद दोस्तों हमने राजनीतिक विशेषता देखी। राजनीतिक विशेषता के अंदर हमने देखा कि सिंधु सभ्यता का जो समाज था उस पर शासन कौन करता था। उसके बाद में दोस्तों हमने सामाजिक विशेषता देखी। सामाजिक विशेषता में हमने देखा कि सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था, वहां का सामाजिक जीवन कैसा था, उसके बारे में हमने जानकारी ली। उसके बाद में हमने धार्मिक जीवन के बारे में देखा दोस्तों। धार्मिक जीवन के बारे में हमने पूर्ण विस्तार से हमने डिटेल से बताया। उसके बाद में दोस्तों हमने देखा कि सिंधु सभ्यता की जो अगली विशेषता थी आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन के बारे में भी हमने खूब विस्तार से आज पढ़ लिया है। हाँ तो दोस्तों हमने सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। तो आज तक हमें ये क्लास को यहीं खत्म करते हैं। अगली जो विशेषता बच रही है अपन अगली कक्षा में उसको पूरा करेंगे। तो दोस्तों आप लगातार हमारे YouTube चैनल पर देखते रहिए हम अपनी क्लास, और सब्सक्राइब भी अपने YouTube चैनल को कीजिए, शेयर भी करिए, अपने दोस्तों की बताओ, और हमें ये जरूर जानकारी दे दीजिएगा दोस्तों कि हमारा जो क्लास ले रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, उसमें आपको जो चीज समझ में नहीं आ रही है, जो भी समस्या आ रही है, तो दोस्तों आप कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।